हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो तो हमने खो दी है। हम चीन से भी दब जाते हैं, अमेरिका से भी दब जाते हैं और रूस से भी दब जाते हैं। पर अब ये भी नहीं है। अब ये है कि सीधे सीधे अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका सीधे सीधे अपने एलाइज को भी दबा रहा है। अगर आप देखें तो असर की रिपोर्ट आती है 2005 से, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो दिखाती है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें 5वीं जमात के बच्चे आधे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। एनर्जी क्राइसिस आया दुनिया में तो भारत में क्राइसिस आया, वो चाहे योम किपुर वॉर 73 हो, वो चाहे 79-80 हो, वो चाहे 89-90 हो, वो चाहे आप बाद में देखें या आज देखें। आपको पता ही है कि बॉम्बे में 1982 में किस प्रकार से टेक्सटाइल वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ था और वो टेक्सटाइल वर्कर्स सारे फिर पटरी पे आ गए थे। जो वर्कर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज्ड लेबर चाहिए होता है। जो छोटे किसान हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, लेबरर बना सकते हैं, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। जिस दिन वर्कर्स की तनख्वाह ठीक हो जाएगी, उनको लिविंग वेज मिलेगी, तो किसान को भी फ़ायदा होगा। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 400 लाख करोड़ रुपए के करीब है तो 240 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई है। अनिल जी हमारे कंटेम्प्रेरी थे JNU में। मैं एक्चुअली फ़िज़िक्स करता था पहले PhD और फिर मैं इकोनॉमिक्स में आया। तो मैंने मतलब 4-5 साल क्योंकि फ़िज़िक्स में PhD करके फिर स्विच किया, तो मैंने सोचा कि PhD जल्दी कर लेनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में समय नहीं लगाना चाहिए। तो मैं बहुत ही फोकस रहा जब JNU में था। तो अनिल जी से थोड़ी बहुत वहाँ पे मुलाकात होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मुलाकात हुई। लेकिन एक अपने कंटेम्प्रेरी के मेमोरियल टॉक देने में मुझे लगता है कि वो तो हमारे बिल्कुल साथी थे। कुछ एक अटपटापन सा है कि वो इतनी जल्दी चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में, कितना उन्होंने NGOs के साथ काम किया, कितना उनको उत्साहित किया, कितना उनको कंट्रीब्यूट किया, जो भी परेशानी में था उसको उन्होंने मदद की। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है इस सारे उसमें। ये तो सबको पता ही है कि बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है पिछले 75 साल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और अभी अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। तो जो कैपिटलिज्म का फेस है वो बहुत तेज़ी से बदला है और उसको समझ पाना भी मेरा मानना है कि काफ़ी कठिन होता है और हम लोग अक्सर एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और इसलिए रास्ता भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इस चीज़ को हम कैसे कन्फ्रंट करें, कैसे उससे आगे चलें। तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत इसी से करूं कि कैपिटलिज्म तो एक कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटल और लेबर के बीच में, वहीं से बात शुरू करनी चाहिए जहाँ पे कि वो एक्चुअली में है। और जैसे कि रॉथॉर्न ने बोला कि अगर कैपिटल का शेयर बढ़ जाता है तो लेबर का शेयर कम हो जाता है, तो वही डिस्पोजिशन हो जाता है। कैपिटल का ड्राइव तो ये रहता है कि उसका शेयर जो अर्थव्यवस्था में वो बढ़ता चला जाए। तो ये किस तरह से कैपिटल करता है कि अपना शेयर को बढ़ाता जाता है, इसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जो वर्कर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज्ड लेबर चाहिए होता है। वो अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो बार्गेन नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। और ख़ासकर भारत में हम देखते हैं जहाँ पे कि 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये जो 94% हैं इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है। अगर आप देखें तो ई श्रम पोर्टल में ये डेटा आता है, क्योंकि जब ये पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग पैदल चलने लगे, भरी गर्मी में बच्चों को उठाए अपना सामान खींचते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई सरकार को कि आपको पता होना चाहिए कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, आपको ये भी नहीं पता कि असंगठित क्षेत्र में कितने लोग हैं। तो सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया। ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्लियामेंट में कि 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। और शुरुआती दौर में, बाद में वो डेटा हटा दिया गया, लेकिन शुरुआती दौर में वो बताया कि उसमें से 90% ने कहा कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो ये तो जो इसमें ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड थे वो थे जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। जो असली गरीब है उसके पास तो एक्सेस है नहीं, तो वो तो 10,000 से और काफ़ी कम कमाता था। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये 10,000 रुपये से कम कमाने वाले हैं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि
गरीबी की रेखा, तो अब हमने तो गरीबी की रेखा अपने भारत में कोई तय की नहीं है 2002-2003 के बाद। तो वर्ल्ड बैंक की गरीबी की रेखा के हिसाब से चलते हैं कि पहले $1.9 था, फिर $2.15 था, फिर अब $3 हो। तो उसके हिसाब से अगर चलें तो एक 5 लोगों के परिवार को करीब 32,000 रुपये चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 10,000 रुपये से कम कमाने वाले हैं। अगर 2 लोग भी हुए तो 20,000 रुपये से कम कमाने हुए। तो यानी कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है जो वर्ल्ड बैंक की, उसके हिसाब से तो हमारे देश में मेरा मानना है 90% लोग गरीब हैं। तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, और वजह उसकी ये है कि आम जो वर्कर है उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, और कैपिटल जो है वो उसको दबा देता है। अब इस पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, वेजेस का शेयर तो बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। तो उसमें बारान जो थे उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की किताब में ये बात रखी कि 2 तरह का सरप्लस होता है। एक तो एक्चुअल सरप्लस है जो प्रॉफिट है, और एक है पोटेंशियल सरप्लस, मतलब कितना हो सकता है सरप्लस। और जो कैपिटलिस्ट है उसकी कोशिश ये रहती है कि अपना जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, उसको कम करके दिखाए। तो पोटेंशियल सरप्लस जो है वो असली में जो उसका शेयर है कैपिटल का, और उसके हिसाब से चलें तो वेजेस का शेयर गिर रहा है। तो इसको किस तरह से करता है कैपिटल? वो तरह तरह के खर्चे करता है, जैसे कि 5 स्टार कल्चर, 7 स्टार कल्चर, और वो कहेगा ये तो हमारा एसेंशियल खर्चा है, ये तो मेरा मैनेजरियल खर्चा है। वो अपना ट्रैवल करेगा तो बोलेगा जी ये तो एसेंशियल ट्रैवल है। वो एंटरटेनमेंट करेगा तो बोलेगा ये तो एसेंशियल ट्रैवल है। और उसी तरह बहुत सारा सोशल वेस्ट जुड़ जाता है इससे। तो जो सोशल वेस्ट है उससे आम जनता का कोई वेलफेयर नहीं बढ़ता, लेकिन उससे प्रॉफिट शेयर कम दिखता है। तो ये एक तरह से मैनिपुलेशन है डेटा का, कि वो किस प्रकार से अपना शेयर कम दिखाते हुए, जिससे कि ऐसा लगे कि वेज शेयर कोई बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। पर जैसे जैसे आप देखेंगे समाज में ये बढ़त हुई है, तो जिसको हम बोलते हैं सोशल वेस्ट बहुत बढ़ गया है ये कॉरपोरेट कल्चर के चलते हुए। और जितना सोशल वेस्ट बढ़ता है उतना आम जनता का जो वेलफेयर है वो नहीं बढ़ पाता है, जबकि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने मैंने एक किताब देखी थी वाइस्कॉफ वगैरह की, उसने 1980 के अमेरिका का उसने जो एनालिसिस किया। उसने कहा 50% वेस्ट है अमेरिका में, यानी कि जितना उत्पादन है वो अगर 50% कम भी हो जाए तो किसी का वेलफेयर कम नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त वेस्ट है अर्थव्यवस्था में। तो मैंने भी 2006-07 में जब ऑल्टरनेट इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने पब्लिश किया था उस साल का, तो मैंने एस्टिमेट किया कि भारत में कितना वेस्ट है। तो मेरा अंदाज हुआ कि 25% जो उत्पादन है वो वेस्ट है। यानी कि अगर 25% उत्पादन कम भी हो जाए तो पर्यावरण वगैरह को फ़ायदा होगा, और बाकी जैसे हेल्थ है उसको फ़ायदा होगा, और फिर ये जो हमारा जो वर्कर है उसका वेलफेयर बेटर होगा। तो इसलिए 25% भारत में भी वेस्ट 2006-07 में, और उसके बाद जिस तरह से हमारा कल्चर बदला है, जिस तरह का वेस्ट बढ़ा है, तो मेरा मानना है कि और भी ज़्यादा वेस्ट बढ़ता चला गया है। तो इसलिए जो ये कहा जाता है कि नहीं, वेजेस का और प्रॉफिट का शेयर वो चेंज नहीं हो रहा। तो बारान ने जो कहा कि पोटेंशियल सरप्लस से ही अगर हम नापेंगे तो पता लगेगा कि किसका शेयर कितना हो रहा है, और पोटेंशियल सरप्लस बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि बारान ने एक और चीज़ कही, मैं उसमें जा नहीं रहा, वो प्लान्ड सरप्लस, कि कितना मतलब सरप्लस क्रिएट किया जा सकता है आज की उसमें। और अगर आप देखें तो एक आर्टिकल मैंने देखा था काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि जो आज की टेक्नोलॉजी है उसमें 2% लोग उतना उत्पादन कर सकते हैं जितना कि हो रहा है, यानी कि 98% को काम नहीं करना पड़ेगा, 2% लोग ही हैं जो वो कर देंगे। और ये कई साल 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो हमारी जो वेस्ट है समाज में, जिसकी वजह से आम आदमी की बेहतरी नहीं होती है, और उससे जीडीपी बढ़ता है लेकिन बेहतरी जो सोशल जो वेलफेयर है वो नहीं बढ़ता, चाहे जीडीपी बढ़ जाता है। तो ये इसमें वेस्ट जो है वो सरकार में वेस्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर में वेस्ट है, पर्यावरण का वेस्ट है, हेल्थ सेक्टर में वेस्ट है। ये सारा वेस्ट अगर हम उसमें से निकाल दें तो हमें पता लगेगा असली में वेज शेयर और प्रॉफिट शेयर किस प्रकार का है, और नहीं तो हम जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं उसके चलते हुए। तो जो आज का वर्कर है वो कैसे कमज़ोर पड़ जाता है? तो मेरा मानना है कि जो हमारे देश में 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं,
वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, जिसके चलते हुए जो संगठित क्षेत्र का जो वर्कर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसका अगर काम वहाँ छुटा तो फिर वो असंगठित क्षेत्र में आ जाएगा। और जो वेज का डिफरेंशियल है दोनों में, वो कहीं 1:5, 1:10 होता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई इतना ज़्यादा मिलिटेंट स्टेप ले जिससे कि उसको जो काम से निकाल दिया जाए और फिर वो नीचे हो जाए। और उसमें आपको पता ही है कि बॉम्बे में 1982 में किस प्रकार से टेक्सटाइल वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ था, और वो टेक्सटाइल वर्कर्स सारे फिर पटरी पे आ गए थे। और वो जितना लोगों ने विश्लेषण किया है उसका, वो उन्होंने बताया है कि वो एक्चुअली कैपिटलिस्ट ही चाहते थे कि वो स्ट्राइक हो, क्योंकि वो मिल्स ऑलरेडी सिक मिल्स हो रही थी और वो चाहते थे कि स्ट्राइक हो। और लंबा खींचा वो 18 महीने, और फिर मिल्स बंद हो गई, और जो लैंड था वो फिर कैपिटलिस्ट को मिल गया, जो उन्होंने बहुत हाई प्राइसेस पे रियल एस्टेट में बेचा। तो यानी कि जो मिलिटेंसी है वो निर्भर करती है कि आपका लेबर कितना ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें किस तरह का डिवाइड है। अब एक चीज़ जो सामने आती है वो ये कि जितनी भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर कमज़ोर पड़ता चला गया है, एग्रीकल्चर और कमज़ोर हुआ, सर्विसेज सेक्टर में बढ़त हुई। मतलब एडवांस कंट्रीज़ में सर्विसेज सेक्टर 80% तक पहुंच गया है, 80-85% तक। कृषि में जैसे कि अमेरिका में मुश्किल से 1% लोग कृषि में हैं। तो सर्विसेज सेक्टर जितना बढ़ा है तो उतना लेबर को ऑर्गेनाइज मोबिलाइज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर, उनके बीच का जो फ़र्क है वो यही आता है कि मैं तो सर्विसेज सेक्टर में हूँ, मैं वर्कर नहीं हूँ। तो जो मैनेजीरियल वर्कर है, जो एक वाइट कॉलर वर्कर है, और जो ऑर्डिनरी ब्लू कॉलर वर्कर है, उसके बीच में डिवाइड बढ़ता चला गया है। और ये सर्विसेज सेक्टर जितना बढ़ा है उतनी ये जो डिवीज़न है वो और तेज़ी से बढ़ती चली गई। हमारी भी अर्थव्यवस्था में आज करीब 55% सर्विसेज सेक्टर है। कृषि में आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट तो चाहे 45% है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 15% है। तो वो एक माइनर सेक्टर हो गया है हमारे उत्पादन में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वो अभी भी बड़ा है। लेकिन सर्विसेज सेक्टर का उत्पादन 55% के करीब पहुंच गया है, तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है। उसके चलते हुए भी एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ मोबिलाइज करने की लोगों को, कि जो ब्लू कॉलर वर्कर और वाइट कॉलर वर्कर, उसके बीच में एक वो जो डिवाइड चला जा रहा है ना। तो बेसिक हमारा डिवीजन क्या है, कैपिटल और लेबर का है। लेकिन एक ये बात फैलाई जाती है कि संगठित क्षेत्र का वर्कर और असंगठित क्षेत्र का वर्कर, उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। और संगठित क्षेत्र का वर्कर क्योंकि ज़्यादा पाता है, इसलिए असंगठित क्षेत्र का वर्कर जो कम पाता है। मेरा मानना है ये गलत एक बात फैलाई जाती है, जबकि डिवाइड जो है वो कैपिटल और लेबर के बीच में है, न कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर के बीच में है। और इससे जो गैर बराबरी होती है, वो गैर बराबरी 3 तरह की होती है। एक तो गैर बराबरी होती है कंजम्पशन में, दूसरी गैर बराबरी होती है इनकम में, और तीसरी गैर बराबरी होती है वेल्थ में। तो कंजम्पशन में गैर बराबरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो जब सरकार आंकड़े पेश करती है या जो दूसरे इकोनॉमिस्ट पेश करते हैं, वो कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इनकम का डेटा हम इकट्ठा नहीं करते। और कंजम्पशन में अगर मैं 1000 गुना कमाता हूँ वर्कर से, तो मैं कोई 1000 गुना ज़्यादा गेहूँ नहीं खाऊंगा, मैं 1000 गुना ज़्यादा नमक नहीं खाऊंगा, मैं करीब करीब उतना ही खाऊंगा। तो कंजम्पशन में इनइक्वालिटी सबसे कम होती है। उससे ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है इनकम में, और सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है वेल्थ में, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो कोई सेविंग ही नहीं है। जो अगर 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके पास सेविंग कहाँ से होगी? तो सेविंग तो जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उसकी उतनी ज़्यादा सेविंग होती है, तो उतनी ज़्यादा उसकी वेल्थ बढ़ती है, और जितनी वेल्थ बढ़ती है तो उतनी इनकम उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए एक हायरार्की है, कंजम्पशन इनइक्वालिटी, उससे ज़्यादा फिर इनकम इनइक्वालिटी, और उससे ज़्यादा फिर वेल्थ इनइक्वालिटी। तो हमें जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि इन तीनों की हायरार्की में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अभी आऊँगा वो कि काले धन की अर्थव्यवस्था 3% लोगों में केंद्रित है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी जितनी वाइट इकॉनमी में दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा वो ब्लैक इकॉनमी की वजह से आती है। लेकिन वो ब्लैक इकॉनमी के आंकड़े तो हमारे पास आते नहीं हैं, तो इसलिए हमें असली जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, वो हमारे देश में दिखती नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे देश में जो गैर बराबरी है वो शायद
ब्राज़ील से और साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा है, अगर हम काले धन की अर्थव्यवस्था को उसमें जोड़ लें। नहीं तो लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका में बहुत गैर बराबरी है, ब्राज़ील में बहुत गैर बराबरी है, लेकिन मेरा मानना है शायद भारत में ही सबसे ज़्यादा गैर बराबरी निकलेगी, क्योंकि हमारे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र और कहीं नहीं है। जितना बड़ा असंगठित क्षेत्र हमारे देश में है, उतना बड़ा असंगठित क्षेत्र और कहीं नहीं है। आपको कहीं नहीं दिखा कि जब आपका पैंडेमिक हुआ तो लाखों करोड़ों लोग शहर से गांव की तरफ पलायन करने लगे। ये कहीं नहीं और दिखा। आपको चीन में नहीं दिखा, ब्राज़ील में नहीं दिखा, साउथ अफ्रीका में नहीं दिखा, ये सिर्फ हमारे देश में दिखा। ये दिखा रहा है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो किस बुरी हालत में है कि उसके पास, जब वो अजीम प्रेम जी ने स्टडी की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते का खाना पीना कर पाएंगे अगर हमारा काम आज चला जाए। इसलिए उनको पलायन करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, बचत उनके पास होती नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बोरो करके कुछ कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये जो गैर बराबरी है उसमें साथ में जुड़ी हुई है कृषि और गैर कृषि, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के बीच में गैर बराबरी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आमदनी बहुत कम है, नॉन एग्रीकल्चर में फिर भी आमदनी ज़्यादा है। नॉन एग्रीकल्चर में सर्विसेज भी है, नॉन एग्रीकल्चर में आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, तो उसमें जो आमदनी है वो ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में आमदनी एवरेज में बहुत कम है। जो 2017-18 का पिछला सर्वे हुआ था जिसमें बताया कि एक आम किसान 27 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कमाता है एवरेज में, जो कि गरीबी की रेखा के आसपास ही है। तो ज़्यादातर किसान जो हैं, और 85% किसान जो हैं वो 5 एकड़ से कम ज़मीन जोतते हैं। बहुत सारे किसान आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, बहुत ही छोटे किसान हैं। तो एक्चुअल में जो गैर बराबरी है वो कृषि और जो जिसको नॉन एग्रीकल्चर बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इसके पीछे वजह ये है कि आज़ादी के बाद हमने कोशिश की कि कृषि से सरप्लस निकाल के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के लिए लगाएं। तो कृषि में जितना भी सरप्लस होता था वो निकलता चला जा रहा था, और जब वो निकलता जाएगा तो आपका री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो उससे जो है कृषि की बढ़त कमज़ोर पड़ जाएगी। और कृषि में परेशानी क्या है, कृषि में करीब 11 करोड़ किसान हैं, तो कोई मोनोपोली फैक्टर नहीं है। जबकि इंडस्ट्री में एक मोनोपोली होती है, तो जो प्राइसिंग पावर है वो कृषि में कृषक की प्राइसिंग पावर नहीं है। जबकि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक प्राइसिंग पावर होती है, वो अपना दाम फिक्स कर लेते हैं, लेकिन कृषि में अपना दाम वो फिक्स नहीं कर पाते। इसीलिए कृषि में हमको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो दरकार होती है, और सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब देती है तभी जाके कृषि में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ती है। तो ये जो प्राइसिंग पावर है ये नॉन एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में नहीं है, और उसके चलते हुए कृषि को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई मोनोपोली नहीं है, कोई किसी तरह की ओलिगोपोली नहीं है, जबकि इंडस्ट्री में और सर्विसेज में जो है वो प्राइस फिक्स करके वो कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो फ़र्क होता है उसके लिए हम कहते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। एक इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब कि अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो कितनी आपकी आमदनी उससे आ रही है, और जो एक नॉन एग्रीकल्चर में है उसकी कितनी इनकम हो रही है। वो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड वो कृषि के खिलाफ गए हैं, जिससे कि कृषि में ज़्यादा आमदनी नहीं बढ़ी है, बाकी क्षेत्रों में आमदनी बढ़ी है। इसीलिए कृषि का जो उत्पादन में कंट्रीब्यूशन है वो गिर के 15% रह गया है, जबकि वो आज़ादी के समय 55% होता था। तो धीरे धीरे गिरता चला गया है, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया है। तो ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं ये इनके खिलाफ गए हैं। अब मेरा मानना है कि कृषि में एक तो कृषक है जो ज़मीन जिसके पास है, और दूसरा वर्कर है। इनके बीच में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जो किसान है वो समझता है कि अगर मैं वर्कर को कम दूंगा तो मेरा कुछ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर में भी एक डिवाइड है, एक वर्कर के बीच में और जो किसान है जिसके पास जो खेत है, जो खेती कर रहा है। जबकि मेरा मानना है कि एक्चुअली दोनों में समझौता होना चाहिए, दोनों एक तरह से एलाइज हैं। जिस दिन वर्कर को एक लिविंग वेज मिलेगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है, तो लिविंग वेज से जो डिमांड है फूड की वो बढ़ जाएगी, और जब वो डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जाएगा। तब आपको डिमांड भी नहीं करनी पड़ेगी सरकार से कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें। अभी तो क्योंकि डिमांड कम है तो प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे जाता है और कृषक की जो आमदनी है वो कम हो जाती है। तो अगर वर्कर और जो लैंड ओनर है उनके बीच में एक अलायंस हो जाए तो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट हो जाएगा कि उनकी ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
लेकिन यहीं पे एक परेशानी आती है कि जो वर्कर हैं जो किसानी में और जो किसान हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे करें। सुनीलम जी यहाँ पे हैं, वो बताएंगे। मैं कई बार उनसे ये कहता रहता हूँ कि जो किसान हैं उनके जो बेस्ट एलाइज हैं वो वर्कर्स हैं। जिस दिन वर्कर्स की तनख्वाह ठीक हो जाएगी, उनको लिविंग वेज मिलेगी, तो किसान को भी फ़ायदा होगा। तो ये अलायंस कैसे बिल्ड होगा ये मुझे नहीं, आपको ज़्यादा समझ है, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो है उसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है कि ये माइक्रो थिंकिंग में किसान अगर जो ज़्यादा तनख्वाह देगा वर्कर को तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन मैक्रो में अगर वो सोचेगा तो जब वर्कर्स सब वर्कर्स की तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी तो उसका जो डिमांड है उसके फूड की वो बढ़ जाएगी और उसका दाम बढ़ जाएगा। तो माइक्रो से मैक्रो थिंकिंग में अगर होगा तो एक ओवरऑल कॉन्शियसनेस चेंज होगी और उससे फिर दोनों को बेनिफिट मिलेगा। अब ये गैर बराबरी के बाद जो एक चीज़ हमें समझनी है वो ये कि वेजेस को कम करने के कितने ज़रिए हैं कैपिटल के पास, किस किस तरह से वो अपना ये प्रॉफिट शेयर बढ़ाता है। सबसे पहले तो वो पॉलिटिक्स पे कब्जा कर लेता है। पॉलिटिक्स पे कब्जा करके वो किस तरह की नीतियां चलाता है, किस तरह का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है वो उस पर निर्धारित कर लेता है, जबकि जो वर्कर है वो नहीं कर पाता है। तो अपना जो कैपिटल है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि मैं इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सबका, सारे समाज का। तो कैपिटल थिंक्स इट इज, और रादर इट प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। और ये बात लोगों को फैलाई जाती है कि कैपिटल ही रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट सबका। तो ये जितना एक्सेप्ट होगा समाज में उतना कैपिटल अपना आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो अपने जो उसका कंट्रोल है, किस तरह की नीतियां हों, डेवलपमेंट पॉलिसीज किस तरह की हों, वो अपना इंटरेस्ट को ही नेशनल इंटरेस्ट बता देता है। जबकि कृषक का क्या इंटरेस्ट है, वर्कर्स का क्या इंटरेस्ट है, वो एक सब्सिडरी हो जाता है। तो कैपिटल का जो कंट्रोल है ये पॉलिटिक्स पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते हुए हमने आज़ादी के बाद ट्रिकल डाउन पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं। मतलब कि ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा, वो नीचे रिस्क के चला जाएगा, जिसके जो लुइस मॉडल है कि जो एडवांस सेक्टर है वो एडवांस करेगा तो कैपिटल उसको एडवांस सेक्टर को एडवांस कर देगा और फिर उससे जो नीचे ट्रिकल डाउन करके वो नीचे भी हो जाएगा। अब ये मॉडल तो 1830, 1840, 1850 के यूरोप के लिए तो ठीक था, लेकिन 1950 के भारत के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस था जो एडवांस सेक्टर बैकवर्ड सेक्टर में, वो इतना ज़्यादा था कि वो होने वाला नहीं था। पर उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था कि एडवांस सेक्टर एडवांस करेगा तो जैसे सब लोग एडवांस करेंगे। तो एक आइडिया उन्होंने दिया कि भाई हम ही मॉडर्नाइज करेंगे समाज को, तो हम ही वो इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मॉडर्नाइज हम कैसे करें समाज को। तो ये एक धारणा समाज में हो गई कि कैपिटल ही यह समाज को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा और जो बाकी तबके हैं वो नहीं करेंगे। तो उससे कैपिटल को बहुत फ़ायदा पहुंचा। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, अगर आप देखें तो जैसे कि 1944 में ठाकुरदास कमेटी थी, बॉम्बे प्लान, उसमें कैपिटल ने कहा कि हमारे पास कैपिटल कम है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप कर सकते, तो पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है, और पब्लिक सेक्टर होगा तो हम डेवलप कर पाएंगे। तो ये एक कैपिटलिस्ट का जो ग्रुप था, उन्होंने ये बात रखी थी कि ये पब्लिक सेक्टर होना ज़रूरी है, सरकार का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। तो उससे जो बात निकली ये कि सरकार ने आज़ादी के बाद एक पब्लिक सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, रेलवेज हो, सब तरह का डेवलपमेंट का उन्होंने ये किया। लेकिन वो कंसेंसस बड़ी जल्दी टूट गया और जो कैपिटलिस्ट था उसको लगा कि मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, और कैसे, गैर कानूनी काम करके, काली कमाई करके, हाँ, ब्लैक इनकम जनरेशन। तो हमारे देश में अगर आप देखें तो 1955-56 में काली कमाई हमारे देश में 4% थी जीडीपी का। वो जब वांचू कमेटी आई 1970 में तो उसने बताया कि वो 7% हो गया जीडीपी का। फिर जिस कमेटी के साथ मैं था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, हम लोगों ने अनुमान लगाया कि बाय 1980 वो 18 से 21% हो गया। फिर मैंने अपनी ब्लैक इकॉनमी वाली किताब में अनुमान लगाया कि 95-96 तक वो 40% हो गया था। और फिर जो मेरा पेपर 2016 में ईपीडब्ल्यू में आया, उसमें मैंने बताया कि 2012 तक वो 62% हो गया। यानी काले धन की अर्थव्यवस्था बेतहाशा बढ़ी। यानी कि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए,
अगर हमारी अर्थव्यवस्था 400 लाख करोड़ रुपए के करीब है तो 240 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई है। ये 240 लाख की काली कमाई किसके हाथ में है? जो हमारा टॉप 3% है उसके हाथ में है, यानी कि जो कैपिटल है, जो ओनर ऑफ कैपिटल है उसके हाथ में है। तो जो वाइट में जो गैर बराबरी है उससे कहीं ज़्यादा गैर बराबरी हो जाती है अगर आप ब्लैक को इंक्लूड कर लें। तो असली गैर बराबरी, असली जो प्रॉफिट का शेयर है वो वहाँ जाता है। और ये काली कमाई क्यों प्रॉफिट शेयर बढ़ाती है? क्योंकि जो काली कमाई करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग। ये अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग जो होता है उससे काली कमाई की जाती है। यानी कि अगर आपका लेबर है तो आप लेबर को बढ़ा दिखाएंगे। अगर आपका जैसे कि सत्यम है, सत्यम में पाया गया कि उन्होंने कहा 54,000 लोग काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में पाया गया 42,000 लोग। तो यानी 10,000 लोगों का जो वेज है वो निकाल लिया जाता था कैपिटल ने, है ना। उसी तरह आप अगर जो कहीं पढ़ा रहे हैं शिक्षा और आपको जो तनख्वाह मिल रही है समझिए 10,000 रुपये, तो बोलेगा आप 2,000 रुपये मुझे कैश में दोगे तब मैं आपको 10,000 रुपये का चेक दूंगा। यानी कि 2,000 रुपये वो प्रॉफिट हो गया। तो वेजेस को जो बढ़ा के दिखाते हैं वो भी प्रॉफिट है। तो यानी कि वेजेस तो कम दिखाई जाती हैं और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो वाइट में सही आकलन नहीं होता कि प्रॉफिट का शेयर कितना है। ब्लैक को अगर इंक्लूड कर लें तो प्रॉफिट का शेयर बहुत ज़्यादा है हमारी अर्थव्यवस्था में। और इसीलिए जो हमारा जो गैर बराबरी है वो काले धन की अर्थव्यवस्था अगर आप ये इंक्लूड कर लें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसने एक प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल करना शुरू कर दिया था आज़ादी के फ़ौरन बाद। वो प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के चलते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटल जोड़ लिया। और इसलिए 1990 के बाद जब नई आर्थिक नीतियां आईं तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एंट्री की। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी एंट्री नहीं थी, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ गया क्योंकि उसके पास कैपिटल का एक्यूमुलेशन बहुत हो गया। वो टेलीकॉम में और बाकी सब चीज़ों में उसका वो बढ़ता चला गया। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए क्या होता है कि आपकी नीतियां फेल कर जाती हैं। जो पॉलिसी फेलियर है, जो हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे पॉलिसी फेलियर होता है कि पॉलिसी होती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे हेल्थ में हो, चाहे बाकी और क्षेत्रों में है, सब जगह वो फेलियर होता है। तो फेलियर के चलते हुए प्राइवेट सेक्टर कहता है पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, तो हम अगर आएंगे तो हम उसको ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे। तो समाज में एक ये धारणा बन गई थी 1990 तक कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, तो इसे प्राइवेटाइजेशन। तो 1990 के पहले था कि पब्लिक सेक्टर शुड बी द लीडिंग सेक्टर, लेकिन अब 1990 के बाद प्राइवेट सेक्टर शुड बी द लीडिंग सेक्टर। तो जितने भी कंसेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को मिलने चाहिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर और चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक डेवलपमेंट का एजेंट लोग मानने लगे कि एक डेवलपमेंट का एजेंट है, क्योंकि यही चीज़ों को सही ढंग से करेगा। और इसके चलते हुए उसका जो पॉलिसी है उस पर पूरा हस्तक्षेप हो गया, पूरा उसका वो हो गया। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जितना जितना बढ़ा तो एक ऑल्टरनेटिव की बात जो थी वो और ज़्यादा धीमी पड़ती चली गई। तो ऑल्टरनेटिव के लिए जो लोग जब प्रयास कर रहे थे उनकी आवाज़ कमज़ोर होती चली गई। अब एक जो इसके साथ और जो चीज़ जुड़ी हुई है, ये तो एक इलीगैलिटी थी जिससे कि वो करता है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चलते हुए जो कैपिटल है वो अपना हिस्सा बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि एक यूनिट किसी चीज़ का प्रोड्यूस करने में अब आपको कम वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो वर्कर का शेयर कम हो जाता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है। और जो आपके जो वर्कर है वो वर्कर तो रियल वेज के लिए बार्गेन करता है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो मनी वेज के लिए करता है पर वो रियल वेज के लिए करता है। और रियल वेज जो है उसका मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपका शेयर गिरता जाएगा। उसके लिए हम कहते हैं प्रोडक्ट वेज का जो होना चाहिए। प्रोडक्ट वेज होगा तो आपका शेयर नहीं गिरेगा। पर कहीं भी लेबर प्रोडक्ट वेज के लिए नहीं बार्गेन कर पाता, उसका जो हिस्सा होना चाहिए उसके लिए नहीं बार्गेन कर पाता, वो सिर्फ अपनी रियल वेज के लिए बार्गेन कर पाता है। और जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो रियल वेज के बढ़ते हुए भी आपका जो शेयर है वो गिर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखना है कि लेबर के कितना संगठित हो सकता है, कितना कर सकता है, तभी वो जाके होगा। और होता क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो एक ओवर प्रोडक्शन भी होता है अर्थव्यवस्था में। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि जितनी आपकी डिमांड है उससे ज़्यादा उत्पादन। तो अगर आपका उत्पादन ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर आपका डाउन टर्न आ जाता है। तो अर्थव्यवस्था में जिसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, ये चलते हैं।
तो उसके चलते हुए कभी अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है, कभी अर्थव्यवस्था नीचे जाती है। तो जितनी भी डाउन टर्न होती हैं तो प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जब आप हमें कंसेशन देंगे तभी हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सरकार फिर और कंसेशन देती है। तो जो कलेस्की ने कहा कि एवरी डाउन टर्न इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर टू गेन मोर, क्योंकि वो ये कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ाएंगे जब वो आप हमें कंसेशन और दोगे, जबकि एक्चुअली उससे बात संभलने वाली नहीं है, पर ये कंसेशन वो और लेते जाते हैं। समाज में बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल चेंज आया, जिसके चलते आप देखें कि एटोमाइजेशन हुआ, एटोमाइजेशन के साथ साथ मार्जिनलाइजेशन भी हुआ, और मार्जिनलाइजेशन के साथ साथ ये आइडिया कि हम तो सिर्फ होमो इकोनॉमिकस हैं, ओनली इकोनॉमिक्स मैटर्स, सोसाइटी सोशियोलॉजी डजंट मैटर, हिस्ट्री डजंट मैटर, पॉलिटिक्स डजंट मैटर, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही हमें ध्यान देना है। तो इसके चलते हुए अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है, समाज की तरफ नहीं देना, तो फिर गैर बराबरी का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि गैर बराबरी का तो मतलब है आप एक आदमी को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, पर वो तो आप करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है, वो आपकी सोशियोलॉजी में आएगा। तो क्योंकि अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स ही देखना है तो इसलिए जो गैर बराबरी है वो मैटर नहीं करता। गैर बराबरी बढ़ रही है तो ठीक है। तो इसके चलते हुए एक रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म हमारे सामने आ गया, क्योंकि रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म ये है कि सिर्फ कैपिटल जो कर रहा है वही सही है, बाकी और जो सामाजिक पहलू और जो राजनीतिक पहलू हैं उनका कोई मतलब नहीं, इतिहास भी नहीं मैटर करता, सिर्फ आज जो है वही। तो एक पेपर था 1985 में, जो सैमुअलसन साहब ने जो मतलब फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, तो उन्होंने कहा कि आज के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स गेम थ्योरी से शुरू होती है 1980 में। उसके पहले क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, क्या वहाँ पे जो एडम स्मिथ ने कहा या क्या जो किसी और ने कहा, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ गेम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे 1980 से, और वही इकोनॉमिक्स है उनके लिए। तो केन्स भी नहीं पढ़ाया जाता। तो जो मतलब एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है अर्थशास्त्र का, वो भी एक तरह से ख़त्म हो गया। तो ये अगर आप देखें तो इस सब के चलते हुए जो एक पुश था जो हमारे दुनिया में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा कि बाज़ार को आगे करो। और उसके चलते हुए आपने देखा कि पहले गैट होता था, वो गैट को कन्वर्ट किया WTO में। इसकी जो शुरुआत हुई वो 1980s में हुई। 1982 में जो अमेरिकन एम्बेसडर थे गैट में, उन्होंने हमारे एम्बेसडर उनको कहा कि हमें आपका कृषि का मार्केट कैप्चर करना है, अब सोवियत यूनियन आपको मदद नहीं कर सकता, हम आपका एग्रीकल्चर का मार्केट कैप्चर करेंगे। थैंक यू। तो वो उन्होंने कहा कि हमारे पास एग्रीकल्चर में सरप्लस बहुत है और इसलिए हम आपका मार्केट चाहते हैं। और आप देखेंगे कि 1982 में ये बात हुई, और उसके बाद जब 1987 में जब उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ पुएंता देल एस्टे में, तो सारे नए इश्यूज आए। पहले गैट में सिर्फ ट्रेड इन इंडस्ट्री होता था, इंडस्ट्रियल गुड्स, फिर ट्रेड इन एग्रीकल्चर आ गया, ट्रेड इन सर्विसेज आ गया, ट्रिप्स आ गया, ट्रिम्स आ गया, WTO का क्रिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सारे नए इश्यूज आए। और वो एक डंकल ड्राफ्ट बना 1990 में। वो जो डंकल ड्राफ्ट था उसमें सारी एडवांस कंट्रीज़ की पोजीशन थी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की पोजीशन थी वो स्क्वायर ब्रैकेट में थी, यानी कि वो एक माइनर चीज़ थी। तो ये सारे नए इश्यूज जो आए वो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो चेंज की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जा रहे थे। वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसका मार्केट कैप्चर करने के लिए ये एक सारी स्कीम थी। अब वो तो WTO हुआ। अब जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रिटेंस ही खत्म कर दिया, क्योंकि WTO में फिर भी एक प्रिटेंस था कि एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, मतलब कि सबको मिला जुला के हमने एग्रीमेंट किया है। लेकिन अब ये है बायलैटरल, अब जो अमेरिका चाहता है वही होगा। तो इसलिए जो कैपिटलिज्म है उसका रॉ फेस और ज़्यादा सामने आ गया। 1990s में तो ये था कि एड की जगह अब आपको कैपिटल फ्लोज अट्रैक्ट करने हैं कंसेशन देके, पर अब ये भी नहीं है। अब यह है कि सीधे सीधे अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका सीधे सीधे अपने एलाइज को भी दबा रहा है। वो कह रहा है कि आपका माल हमारे यहाँ आएगा तो हम उस पर 15%, 18%, 20% जो भी टैरिफ लगाएंगे, हमारा माल जो आपके पास जाएगा उस पर आप 0% टैरिफ, आप टैरिफ नहीं लगा सकते। और वो EU को बोल रहा है कि आपको $600 बिलियन इन्वेस्ट करना है, वो जापान को बोल रहा है $550 बिलियन इन्वेस्ट करना है, भारत को बोल रहा है कि आपको $500 बिलियन का ट्रेड करना है ना, आपको जो हमारा जो सरप्लस है वो ख़त्म करके जब बैलेंस ट्रेड करना है, तो यानी कि भारत को और सामान उनसे खरीदना है, वो सबको दबा रहा है।
तो ये जो अब रॉ फेस है वो बिल्कुल ही एक तरह से हमारे सामने बहुत ही क्लियरली सामने आ गया है। जो एक थोड़ा सा WTO के चलते हुए एक मल्टीलैटरिज्म का वो था, एक पर्दा था, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट में ही WTO चल रहा था, या एडवांस कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में ही चल रहा था, उनको मार्केट जो चाहिए था वो मार्केट मिल रहा था। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गए। सीधे सीधे ये कि कैपिटलिज्म का रॉ फेस अब हमारे सामने हो गया है और कैपिटलिज्म को अमेरिका पुश कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यूक्रेन वॉर के समय से दो ब्लॉक्स भी क्रिएट हो गए हैं। एक तरफ रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये देश, और एक तरफ अमेरिका और एडवांस कंट्रीज। ये दो ब्लॉक दोनों कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स हैं। तो ये जो अब लड़ाई है वो है कि किसका वर्चस्व होगा। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और चीन कई मामलों में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, चाहे वो AI में हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज़ में हो। वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और अमेरिका नहीं चाहता कि वो चलता रहे। तो बाइडेन के समय ही चीन पे प्रतिबंध लगाया गया कि आपको एडवांस कंप्यूटर चिप्स नहीं मिलेंगी, और जितने भी वहाँ पे अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर के पर्सनल वगैरह थे उनको चीन से विड्रॉ कर लिया। तो ये एक्चुअल प्रेशर जो है वो ट्रंप से पहले बाइडेन ने ही करना शुरू कर दिया था, और ट्रंप के पहले ही जो टर्म में वहाँ पे चीन पे जो प्रतिबंध लगाने वगैरह की बात थी वो हो रही। और चीन भी बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर निकला। उसने ऑलरेडी ये एंटिसिपेट किया कि ये प्रतिबंध वगैरह आएंगे, तो उसने अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई किया। उसने अपना ट्रेड अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, यूरोप से बढ़ाया, और जो अमेरिका पे डिपेंडेंस थी उसकी ट्रेड की उसने कम की। उसी तरह जो उसके रिजर्व्स थे, जो उसने अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में रखे थे, वो भी उसने कम किया। उसने सोना पे ज़्यादा किया, उसने बाकी और करेंसीज पे ज़्यादा किया। तो चीन ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सोच रखते हुए ये सारे कदम उठाए। लेकिन ये जो एक जिसको मैं न्यू कोल्ड वॉर बोल रहा हूँ, जो यूक्रेन वॉर के समय से है, इसका असर ये होगा कि एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। टेक्नोलॉजी में डिवाइड क्रिएट हो रहा है, ट्रेड में डिवाइड हो रहा है, फाइनेंस में डिवाइड हो रहा है। इसके बहुत बड़े परिणाम आने वाले समय में होंगे। पता नहीं डी डॉलराइजेशन होगा या नहीं होगा, डी ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार का होगा अभी नहीं कह सकते हैं, पर इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा कैपिटलिज्म में, जिसको हमें अभी समझना पड़ेगा। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसको मैं बोलता हूँ एक न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ये न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक तरीका है, उसको लीगली भी और इलीगली भी। तो ये इलीगल है, वो कैसे है? दुनिया में 90 टैक्स हेवन है। तो 90 टैक्स हेवन से जो कैपिटल है वो पैसा बाहर निकाल लेता है। जैसे भारत से जो पैसा बाहर निकाला जाता है हवाला के जरिए, वो एक लेयरिंग प्रोसेस होता है। पहले एक जगह रखेगा, फिर वहाँ पे कंपनी बंद करके दूसरी जगह ले जाएगा, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठी जगह पे अल्टीमेटली वो होगा। तो जो छठी जगह में, जैसे स्विट्जरलैंड में भारतीयों ने जो पैसा रखा है, तो वो उनसे पूछे तो स्विट्जरलैंड कहता है नहीं, ये तो 12-14 हज़ार करोड़ रुपए ही है। वो अगर यूक्रेन का पूछे तो कहता है बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा किसका है? ब्रिटिश का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने ही सबसे ज़्यादा टैक्स हेवन सेटअप किए हैं दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स हेवन से मूवमेंट होता है अल्टीमेटली स्विस अकाउंट में जाता है, वो ब्रिटिश पैसा माना जाता है, जबकि वो है यूक्रेनियंस का, इंडियंस का, रशियंस का। तो इसलिए पता नहीं लगता है वो। तो ये न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो आया है, उसके चलते भारत में जो ब्लैक इनकम जनरेशन है वो और तेज़ होता चला गया है, क्योंकि उसके ज़रिए आप निकाल के बाहर ले जाएं और फिर राउंड ट्रिपिंग करके वो आप स्टॉक मार्केट में आप ला सकते हैं। तो पैसा बाहर भी जाता है, आता भी है, और वो फिर जो एक तरह से जो वॉश आउट हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय जो दुनिया में हो रहा है वो कैपिटल बहुत ज़्यादा मोबाइल हो गया है, उसकी मोबिलिटी बहुत तेज़ हो गई, जबकि लेबर की मोबिलिटी नहीं है। तो एक एसिमेट्री हो गई कैपिटल और लेबर के बीच में पिछले 40 साल में, और ये एसिमेट्री बढ़ती चली जा रही है। और उसके चलते हुए जो कैपिटल है वो कंसेशंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे वो भारत को बोलेगा कि अगर आपने ये कंसेशन नहीं दिया तो मैं साउथ कोरिया में इन्वेस्ट कर लूँगा, अगर आपने ये कंसेशन नहीं दिया तो मैं साउथ ईस्ट एशिया में इन्वेस्ट कर लूँगा। तो इसीलिए आपने देखा 2019 में हमने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की, और उससे कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.6 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रॉफिट मिला। लेकिन हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, वो उन्होंने बैलेंस शीट को क्लीन कर लिया। तो यानी कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को कंसेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में टैक्स रेट कम है तो हमारे यहाँ भी टैक्स रेट कम होना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स साउथ कोरिया में कम है तो हम भी कैपिटल गेन टैक्स कम कर रहे हैं, तो उससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो जो कैपिटल है, इट इज मेकिंग नेशन स्टेट्स compete
फॉर कैपिटल, तो उससे हमारी जो स्थिति है वो कमज़ोर पड़ जाती है, हमारे वर्कर की स्थिति और भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये जो एक इसको हम बोलते हैं रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम का मतलब है कि जब सोवियत ब्लॉक टूटा तो जो ईस्ट यूरोप के देश थे उनके पास कैपिटल की कमी थी, तो उन्होंने अपने टैक्स रेट घटाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने टैक्स रेट घटाए तो ब्रिटेन को, फ्रांस को और जर्मनी को भी घटाने पड़े। जब उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए तो पब्लिक सेक्टर को उनको कमज़ोर करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर को उनको प्राइवेटाइज वगैरह करना पड़ा, तो उससे जो वर्कर की सिचुएशन और ख़राब हो गई। पर सारी दुनिया में फिर रेस टू द बॉटम मतलब सब जगह टैक्स रेट्स कम हो गए। सब जगह जब पब्लिक के पास जो पैसा था, सरकारों के पास पैसा था, वो कम हुआ तो पब्लिक सेक्टर कमज़ोर हुआ। उस पब्लिक सेक्टर की कमज़ोरी से जो वर्कर्स को जो वेलफेयर बेनिफिट मिलता था वो कमज़ोर हो गया। तो एक ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल है, इसमें रेस टू द बॉटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो है वो बेप्स कहलाती है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब कि मैं अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ रखूँ, मैं वहाँ रखूँगा जहाँ मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो आयरलैंड जो यूरोप का एक गरीब देश होता था वो सडनली एक बहुत प्रॉस्परस हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन है उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में लगा लिए। तो ओबामा साहब जब आए तो ओबामा साहब ने कहा कि हमारा अमेरिकन बजट को $100 बिलियन का लॉस हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं जैसे स्टारबक वगैरह उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में लगा लिए हैं, गूगल ने लगा लिया, और फिर ईयू ने आयरलैंड को जो चपत भी लगाई $2 बिलियन की कि आप नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आयरलैंड का जो है वो हुआ कि भाई नहीं, हम तो कर सकते हैं ये सब, ये तो हमारी ऑटोनॉमी है, हम क्यों नहीं करेंगे ये। तो इसलिए ये जो बेप्स है और ये रेस टू द बॉटम ये बहुत ही अहम है। इनके चलते हुए जो इंटरनेशनल कैपिटल है उसने अपना प्रॉफिट का शेयर बहुत बढ़ा लिया। एक तरफ टैक्स कम हो गया, दूसरी तरफ जो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर था उसने अपना जो कहीं और लगा लिया, तो उसका जो ग्लोबल प्रॉफिट है, ग्लोबल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसके साथ एक मूव था 3 साल पहले कि सारे कंट्रीज मिलके एक कॉर्पोरेट सेक्टर पे एक मिनिमम टैक्स लगाएं, पर अमेरिका तैयार नहीं हुआ, तो विद द रिजल्ट की वो जो नहीं बात बन पाई। तो मिनिमम टैक्स की जो बात थी वो था कि भाई कम से कम इतना तो टैक्स इनको पे करना चाहिए, जहाँ पे उनका प्रोडक्शन है वहाँ तो उनको पे करना चाहिए, क्योंकि अभी तो जहाँ उनका प्रोडक्शन है वहाँ नहीं पे करके वो जो आयरलैंड में पे कर रहे हैं, कहीं और पे कर रहे हैं, तो उससे जो अपना वो शेयर बढ़ा लेते हैं। तो ये जो कैपिटल है वो इतना हावी हो गया है पिछले 40 साल में कि वो नेशन स्टेट से जो कंसेशन लेता है, और नेशन स्टेट के जो स्टेट्स हैं उनसे भी कंसेशन ले रहा है। भारत में आगे बोलेगा ये आंध्रा में मुझे ये कंसेशन मिल रहा है तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, तो गुजरात भी वही कंसेशन देगा। गुजरात में वो दे रहा है तो बोलेगा महाराष्ट्र में चले जाऊँगा, नहीं तो महाराष्ट्र में। तो ये स्टेट्स में भी तो जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के पास वो कम होते चले जा रहे हैं, जिससे कि वो पब्लिक में वेलफेयर वगैरह करे। और सबसे ज़्यादा खासकर जो IT सेक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें है ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं हो, ये वो कंसेशन चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो IT सेक्टर है, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर वगैरह है, उसमें ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं के बराबर है, उससे वो और कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये जो एक मैंने जिसको कहता हूँ लॉस ऑफ सॉवरेनिटी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, कि जो नीतियाँ आप अपनाना चाहते हैं वो आप नहीं अपना पाते हैं। और इसीलिए जो गरीबों के लिए पॉलिसीज़ हैं वो जब आप अपनाने चाहते हैं तो सरकार कहती है जी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमें डाउन कर देंगी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डाउन कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहेंगे जी फिस्कल डेफिसिट नहीं करेंगे, और अगर गरीब आदमी को मदद नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे। तो पॉलिसीज आर डिटर्मिन्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड IMF rather than what the nation requires, what the people of the nation requires। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं। एक हाई टेक्नोलॉजी होती है, एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी होती है, एक लो टेक्नोलॉजी होती है। लो टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध होती है हम लोग को, लेकिन उसमें भी हमें उनको एक वो रॉयल्टी पे करनी पड़ती है जब हम वहाँ से लेते हैं। हाई टेक्नोलॉजी जो होती है वो उपलब्ध नहीं होती है, वो कह देते हैं ये डुअल यूज़ की टेक्नोलॉजी है इसलिए हम आपको नहीं देंगे टेक्नोलॉजी। तो WTO में हुआ क्या, जो हाई टेक्नोलॉजी है वो तो एडवांस कंट्रीज़ के पास है, जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है, लो टेक्नोलॉजी वो हमें मिल गई। तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में हम सब आपस में compete करके सस्ते दामों पे चीज़ें बेचते हैं। तो अगर हमें टेक्सटाइल देखना है तो बांग्लादेश भी बना रहा है, वियतनाम भी बना रहा है, वो भारत भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, होनोलुलु, तो हम सब दाम कम करते हैं।
तो हम अपना एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, जिससे कि हम कम दाम पे एडवांस कंट्रीज में वो चीज़ें बेच दें। और जो हाई टेक्नोलॉजी है वो हमें वहाँ से महंगे दाम पे खरीदनी पड़ती है, जो वहाँ पे उनका जो दाम जिस बेच सकते हैं उससे वो ज़्यादा दाम रखते हैं, क्योंकि उनको मोनोपोली फैक्टर है। तो इससे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो हमारे खिलाफ चले जाते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है वो एक मूविंग फ्रंटियर है, मतलब कि जो 1950s की हाई टेक्नोलॉजी है वो आज लो टेक्नोलॉजी है, या 1980s की जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है वो आज की लो टेक्नोलॉजी है ना। तो हाई टेक्नोलॉजी का फ्रंटियर मूव करता रहता है इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग कैचअप नहीं कर पा रहे। और खासकर भारत में तो हमारा R&D इतना कमज़ोर है कि हम उसमें बिल्कुल ही नहीं कैचअप कर पा रहे। तो इसलिए जो मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो हमको दबा लेते हैं, क्योंकि उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है, और जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है, लो टेक्नोलॉजी है, वो फिर हम उस पर ऑपरेट करते हैं। तो इससे हम उन कंट्रीज़ को सस्ता माल दे रहे हैं। इसीलिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अमेरिका वगैरह में रहा है वो बहुत कम रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से सस्ता माल जा रहा है। और एक तरह से कहा जाए तो अमेरिका और जो एडवांस कंट्रीज हैं दे आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, क्योंकि हम अपना जब माल अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करके सस्ता वहाँ बेच रहे हैं, जबकि उनका माल हमारे पास जो आ रहा है वो महंगा आ रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी शिफ्ट कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और हमारी जो स्थिति है वो और बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारा लेबर जो है वो ज़्यादा और एक्सप्लॉइट होने लगता है। क्योंकि हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर हमें बाहर माल बेचना है तो हमें वेजेस कम रखनी पड़ेंगी, तो जो है वो वेजेस कम की जो वो बात वो चलती है। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से आगे आ रही है कि वो बहुत सारी एप्लीकेशन में वो हो रही है। अभी मैं आते हुए एक अखबार पढ़ रहा था, तो एक मैथ्स की प्रॉब्लम एआई ने सॉल्व कर दी, जो अभी आदमियों ने नहीं सॉल्व की थी पिछले 90 साल से। तो वो हर एरिया में एआई का यूज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा लेबर को। और अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस करता था, अब जो टेक्निकल चेंज आ रहा है वो मेंटल लेबर डिस्प्लेस कर रहा है। यानी डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, टीचर्स बहुत परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कॉपिंग हो रही है ना, वो पकड़ नहीं पा रहे। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो जैसे नीट एग्जाम और ये सब बारे सब हो रहे हैं जो कंप्यूटराइज, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त बच्चे एआई का इस्तेमाल करेंगे और सारे उनको आंसर मिल जाएंगे। तो इतनी ज़बरदस्त कॉपिंग मतलब होगी इसमें एआई के चलते हुए कि आपको मतलब अपना एग्ज़ाम सिस्टम बदलना पड़ेगा। टीचर्स परेशान हैं कि वो मतलब जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो एआई में मिल जाएगा, तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आप देखेंगे। तो यानी कि ये जो एआई है इसके चलते हुए ये टेक्निकल चेंज इतना तेज़ हो जाएगा कि और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये आज हमारी भारत की स्थिति क्या है, इसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो तो हमने खो दी है। हम चीन से भी दब जाते हैं, अमेरिका से भी दब जाते हैं और रूस से भी दब जाते हैं। चीन के साथ हमारा $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम चीन को $102 बिलियन की मदद दे रहे हैं। रूस से हमारे कई क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट आए हुए हैं, हम रूस का भी नहीं साथ छोड़ सकते, अमेरिका का भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की तरफ 2005 से जब से न्यूक्लियर डील हुआ तब से हम अमेरिका की तरफ चल दिए हैं। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है इसमें हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो जो ख़त्म हुई है, उसके पीछे मेरा मानना है कि हमारा जो R&D है उसमें हमारी कमज़ोरी है। जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तेज़ नहीं होंगे हम दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कमज़ोर क्यों हैं? वजह उसकी यह है कि हमारे जो कल्चर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर नहीं है देश में। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में वो एक क्वेश्चनिंग जो होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बेसिस पे आप कुछ अपने आइडियाज़ आगे डेवलप करते हैं, वो है नहीं। तो एक तरफ हमारा R&D पे खर्चा बहुत कम है, हम अपने GDP का 0.65% खर्च करते हैं, जबकि चीन 3% करता है, अमेरिका 3% करता है, यानी कि चीन हमसे 22 गुना ज़्यादा खर्च करता है, अमेरिका हमसे 100 गुना ज़्यादा खर्च करता है। तो एक तरफ हमारा एक्सपेंडिचर भी नहीं है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है R&D का, जो एक क्वेश्चनिंग कल्चर होना चाहिए। हम क्वेश्चनिंग को दबा देते हैं क्योंकि समाज बहुत ही फ्यूडल है और हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही कमज़ोर है। अगर आप देखें तो असर की रिपोर्ट आती है 2005 से, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो दिखाती है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें 5वीं जमात के बच्चे आधे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो रहेगा तो फिर परेशानी तो बढ़ेगी,
क्योंकि जब बच्चा समझ नहीं पाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जब एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगी। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमारी हायर एजुकेशन कमज़ोर रह जाती है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन बहुत कमज़ोर है तो हायर एजुकेशन कमज़ोर रह जाती है। हायर एजुकेशन कमज़ोर रह जाएगी तो फिर हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही कमज़ोर रह जाएगा। और इसमें मेरा मानना है कि हमारा समाज बहुत ही फ्यूडल है, सामंतवादी है। तो सामंतवाद जो समाज है वो जो एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। तो विक्रम सेठ ने, जैसे सूटेबल बॉय में विक्रम सेठ ने कहा कि जो हमारी लीडरशिप थी 50s में वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड क्लास से आई थी, तो वो नहीं चाहते थे कि गरीब के बच्चे को पढ़ाई दी जाए। और मैंने भी जब फिजिक्स छोड़ के मैंने इकोनॉमिक्स में ज्वाइन करने के पहले मैंने रूरल डेवलपमेंट होशंगाबाद में साइंस टीचिंग एक्सपेरिमेंट उसमें ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था इन बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गरड़िए का काम कौन करेगा। तो ये तो 1970s मिड 70s की बात है। तो हमारे देश में कभी भी हमने स्कूल एजुकेशन की तरफ वो ध्यान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था, जो हमें मतलब उनको सही ढंग से पढ़ा के उनको करना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब एक तरफ ये एटीट्यूड से क्या है कि भाई कुछ लोगों के हाथ में स्किल रहे, बाकियों के हाथ में स्किल ना हो, बाकी कमज़ोर रहें, वो फिर असंगठित क्षेत्र में रहेंगे तो लेबर कंट्रोल में रहेगा। अगर सब क्वेश्चनिंग करने लगेंगे, सारा लेबर मिलिटेंट हो जाएगा तो फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया में एक लिमिटेड थिंकिंग के हिसाब से चल रहा है, जिसमें वो सोच रहा है कि जब कुछ ही लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बाकी लोगों को खराब शिक्षा मिलती रहे तो मिलती रहे, इससे हमें क्या, हमें तो कंट्रोल करके रखना है कि किस प्रकार से हमारा कंट्रोल आगे बढ़ता चले। अब मैं देख रहा हूँ समय काफ़ी होता जा रहा है, तो मैं जल्दी से अपनी बात ख़त्म करूंगा जिससे कि सवाल जवाब भी हो सके। तो मैं जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया, जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन का मॉडल जो हमने अडॉप्ट किया, वो बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव है और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। इसीलिए 1950s के बाद हमारी एनर्जी इंटेंसिटी बहुत बढ़ी है। मतलब जिस प्रकार से एनर्जी का कंजम्पशन देश में बढ़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी जब एनर्जी क्राइसिस आया दुनिया में तो भारत में क्राइसिस आया, वो चाहे योम किपुर वॉर 73 हो, वो चाहे 79-80 हो, वो चाहे 89-90 हो, वो चाहे आप बाद में देखें या आज देखें, जब भी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया है, भारत की अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आया है। तो ये हमारी एनर्जी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ऑयल और गैस नहीं है। 90% हमारा क्रूड बाहर से आ रहा है, 60% हमारी गैस बाहर से आ रही है। तो जैसे ही जब वहाँ पे कमी होगी या वहाँ पे दाम बढ़ेंगे, हमारे अर्थव्यवस्था में एक परेशानी हो जाएगी। और कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कमज़ोर हो गया। क्योंकि अब अगर आप देखें तो बैंकिंग को ले लें तो 1990 में बैंकिंग के हर काम के लिए बैंक की ब्रांच के अंदर जाना पड़ता था। चेक लेना है, पैसे लेने हैं, आपको जब पासबुक भरवानी है, सब के लिए। आज ये मोबाइल फ़ोन पे सारे काम हो जाते हैं, आपको जो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और जो उसका स्टाफ है वो आधा हो गया। ये हर क्षेत्र में है। आप टाटा स्टील ले लीजिए, 1980 में वो 2 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते थे और 88,000 लोग को एम्प्लॉय करते थे, और 2015 में वो 15 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे और 30,000 लोग एम्प्लॉयड थे। क्योंकि इतना ऑटोमेशन है, इतना मैकेनाइजेशन है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वो जॉब क्रिएट नहीं करेगा। और 80% हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो संगठित क्षेत्र में जा रहा है, वो असंगठित क्षेत्र में तो जा नहीं रहा। और यहाँ तक कि कृषि में भी अब जॉब क्रिएशन नहीं हुई। कृषि में भी बहुत मैकेनाइजेशन है, वहाँ पे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर कंबाइन, थ्रेशर्स, तो वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो एनर्जी इंटेंसिटी है और कैपिटल इंटेंसिटी, इन दोनों के बढ़ते हुए हमारा असंगठित क्षेत्र जो है वो पिट रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉब्लम है वो असंगठित क्षेत्र को कैसे हम आगे बढ़ाएं। असंगठित क्षेत्र एकदम मार्जिन पे है, वो एक तरह से कहा जाए तो डेस्परेशन। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप जाके खोमचा लगा लेंगे, आप एक रिक्शा कर लेंगे, आप एक सिर पे बोझा ढोलेंगे, कुछ इस तरह का काम कर लेंगे जो एक रेजिडुअल है, वो सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहा। तो असंगठित क्षेत्र जो है वो एक रेजिडुअल वो है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो जो रेजिडुअल है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और असंगठित क्षेत्र में क्या है, हमारा माइक्रो सेक्टर है। माइक्रो सेक्टर में करीब 11-11.5 करोड़ लोग काम करते हैं। एवरेज में 1.7 व्यक्ति एक यूनिट में काम करता है। कृषि में 85% 5 एकड़ से कम है, जहाँ पे कि बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन हो रहा है। तो ये जो 2 सेक्टर्स हैं, जो हमारा कृषि में जो 5 एकड़ से कम वाले हैं और जो माइक्रो सेक्टर है, यही तो जब बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है। और वहाँ पे आमदनी बहुत कम है और उसी को अगर हम मदद नहीं करेंगे, उसी को हम ख़त्म करेंगे तो फिर और हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
तो सरकार क्या कह रही है, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को आगे करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म करेंगे। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। जहाँ पे 1.7 व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो तो क्या तो मार्केटिंग करेगा, क्या तो फाइनेंस करेगा, क्या तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा, नहीं कर सकता। उसको आप खत्म कर सकते हैं। उसी तरह कृषि में जो छोटे किसान हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं, लेबरर बना सकते हैं, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। तो ये आइडिया कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके चलते हुए आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दिया, फिर एनबीएफसी का क्राइसिस आया, फिर आपका जब पैंडेमिक आ गया, तो 4 बड़े झटके लगे असंगठित क्षेत्र को, तो धराशायी हो गया है। तो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और संगठित क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसको पॉलिसी में इनविजिबलाइज कर दिया है और डेटा में इनविजिबलाइज कर दिया, क्योंकि डेटा इसका आता नहीं है। तो जब डेटा नहीं आता तो संगठित क्षेत्र के आधार पे हम बोलते हैं हमारे तो जीडीपी 7% बढ़ रहा है, जबकि असली में वो 2% बढ़ रहा है। अगर आप असंगठित क्षेत्र को ढंग से उसमें नापें तो वो 7% बढ़ रहा है, तो ठीक ही चल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सारी अर्थव्यवस्था है, इसमें असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया है, और इसीलिए पॉलिसी सारी संगठित क्षेत्र पे आधारित है। और वो संगठित क्षेत्र पे आधारित होने के साथ साथ ये एक परेशानी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। तो अब हम अगर सन 2000 से देखें तो 2000 से ये जो सारी समस्याएं हैं ये और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि तरह तरह की समस्याओं से हम असंगठित क्षेत्र को और धराशायी करते जा रहे हैं। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जैसे मैंने कहा, वो ख़त्म होती चली गई और हम निर्भर होते चले जा रहे हैं। तो क्या हमारे पास साधनों की कमी है? ये कहा जाता है कि हमारे पास साधन नहीं है। तो मेरा मानना है कि हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। अगर जो बेरोजगार हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट दें तो उससे जो उत्पादन होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो साधनों की कमी नहीं है और हम साधन जुटा सकते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी है और गरीबी है वो सिस्टम की देन है, न कि वो एक नेचुरल है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं ये तो नेचुरल है, एक मतलब जो जिसको बोलते हैं नायरू कि नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि वही एक है जिसमें एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। लेकिन मेरा मानना है कि एक्चुअली वो नेचुरल नहीं है, ये तो सिस्टम की देन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। समाज में हम ये कॉन्शियसनेस कैसे बदलें, जो माइक्रो कॉन्शियसनेस है वो मैक्रो में कैसे आए, क्योंकि जो हमारे समाज में बहुत तरह के डिवाइड हैं, जैसे मैंने कहा संगठित, असंगठित, कृषि, नॉन एग्रीकल्चर और जो बाकी और जो मैंने बताए। तो ये जो सारे के सारे जो डिवाइड हैं उसका फ़ायदा उठाता है कैपिटलिस्ट टू क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स और अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। और जैसे कि मेरा मानना है कि जो ये नई आर्थिक नीतियाँ, जो बाजारीकरण हुआ, उसके चलते कंज्यूमरिज्म बहुत तेज़ हो गया। तो कंज्यूमरिज्म को मैं मानता हूँ कि इट्स द न्यू ओपियम ऑफ द मासेस। मतलब लोगों को आप कंज्यूमरिज्म में फंसाए रखें कि अभी तो ये आ जाएगा, बड़ी कार आ जाएगी, बड़ा टीवी आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसी में आप चमक दमक में रखते हैं, जबकि आम आदमी कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि आपको ऑस्टेरिटी करनी है, पर गरीब आदमी कहाँ ऑस्टेरिटी कर सकता है? वो तो ऑलरेडी उसका पेट जब पीठ से चिपका हुआ है ना। जो ऑस्टेरिटी कर सकते हैं वो तो टॉप 5% है। वो टॉप 5% जो है उन्हीं को ऑस्टेरिटी करनी है, पर वो तो ब्लैक इकॉनमी में लिप्त हैं, और जो हमारा रूलिंग क्लास है वो भी उसमें ब्लैक इकॉनमी में लिप्त है, तो वो तो करने वाला नहीं है। तो ऑस्टेरिटी किसको करनी है ये भी सरकार जब अनाउंस करती है तो वो नहीं बताती है कि ऑस्टेरिटी किसको करती है। और जो टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज़ी से बदल रही है, उसको मेरा मानना है कि इट क्रिएट्स अ मिस्ट ऑफ द फ्यूचर। जो एरो, जो सेकंड नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ मिस्ट ऑफ द फ्यूचर, मतलब हमें सामने दिखता नहीं कि क्या होने वाला है। इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है कि जैसे कि अगर आप देखें तो सन 2000 में ये नहीं पता था कि ई बैंकिंग हो जाएगा, ई कॉमर्स हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत तेज़ी से जो बदलाव आ रहा है उसके क्या परिणाम होंगे, उससे क्या असर होगा हमारे समाज में, वो भी साफ नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है वर्कर्स के लिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ उनका काम जा रहा है, दूसरी तरफ वो किस दिशा में हम जा रहे हैं उसका जो आइडिया नहीं लगता है, तो मोबिलाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बहुत रैपिड चेंज है, इससे शॉर्ट टर्मिज्म बहुत आ रहा है। हम लोग सब शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए समाज में, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और उससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इसी से लोगों को मोबिलाइज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और जितनी एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल और लोकल सिचुएशन है उसमें मोबिलाइज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। धन्यवाद।